तो चलिए अपना लोग आज फिर से अपना लोग देखते हैं, इस लेक्चर में भी अपना लोग देखेंगे कौन ई होगा और कौन जेड होगा। सिस ट्रांस सिन एंटी अपना लोग देख चुके हैं, और ई जेड में लास्ट में जो सवाल कर रहे तो वहाँ पे जाकर के क्या हुआ था, लाइट कट गया था, तो थोड़ा उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, सही से समझा नहीं पाए थे। तो आज फिर से उसी सवाल को लेते हैं, उसके साथ में एक और सवाल लेते हैं और दोनों को आपको समझा देते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इन दोनों सवाल से। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इधर पहला यही सवाल लिए थे ना कल, ध्यान दीजिए। तो ये ट्रायंगल और फिर यहाँ पे ये इधर क्या करना है, इधर देखिए एक बार CH2 फिर से CH2 और इधर Cl, इधर भी CH2 CH2 और इधर Br। तो चलिए अब इस सवाल को समझते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए तो आप थोड़ा सा बढ़िया से, यहाँ पर क्या है, इस कार्बन से इधर क्या है CH2 जुड़ा हुआ है, इधर भी CH2 जुड़ा हुआ है, सेम मिल रहा है। फिर आगे बढ़िए, फिर CH2 फिर से CH2 सेम मिल रहा है। अब आगे आए तो इधर क्लोरीन और इधर ब्रोमीन, तो किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, नीचे वाला का प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो इससे इस कार्बन पर तो पता चल गया किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। अब इस कार्बन पर देखते हैं अपने लोग कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए ये वाला कार्बन, इस कार्बन से इधर कार्बन लगा हुआ है, ये वाला दिख रहा है ना आपको, इससे ये वाला कार्बन, ठीक है। यहाँ पर इससे इधर भी ये वाला कार्बन, दोनों तरफ कार्बन कार्बन, इस कार्बन से ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, अभी तो डिसाइड नहीं हो रहा है। तो अब आगे चलते हैं। अब इससे ये वाला कार्बन देखिए, यहाँ से ये वाला कार्बन है, ठीक है। यहाँ से इधर कार्बन, इसमें भी यहाँ से इधर कार्बन, यहाँ से इधर कार्बन, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ से कार्बन, यहाँ पर भी ये कार्बन, उसके बाद फिर यहाँ से क्या है कार्बन, इधर भी कार्बन है ना। इस पे देखना है कि अभी क्या सब लगा हुआ है, ठीक है। इस पर देखना है क्या सब लगा हुआ है, उसी तरह इस पर देखना है क्या सब लगा हुआ है। तो यहाँ से इधर भी कार्बन पीछे कार्बन, यहाँ देखिए इधर कार्बन पीछे कार्बन, और एक यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, ठीक है। उसी तरह इस पर देखिए इधर कार्बन पीछे कार्बन और एक क्या है हाइड्रोजन, इधर भी कार्बन और एक क्या है हाइड्रोजन। मतलब कि इस कार्बन पर से यहाँ पर भी सेम और इस कार्बन से यहाँ पर भी अभी सेम मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस कार्बन से इस कार्बन पर पहुंचे, तो इस कार्बन पर से अब इस कार्बन पर पहुंचे, तो इस कार्बन पर क्या लगा हुआ, पीछे कार्बन आगे कार्बन, चलिए हाँ आगे कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। चलिए और क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ से इस पर आइए, इस पर क्या है आगे कार्बन पीछे भी कार्बन, देखिए पीछे भी कार्बन और 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर भी, तो अभी यहाँ पर भी सेम मिला। अब इस कार्बन पर से हम इस कार्बन पर आ रहे हैं, अब इस कार्बन पर मुझे सोचना है, इस पे तो ध्यान दीजिए, इस कार्बन पर क्या है पीछे कार्बन, इधर भी कार्बन और 2 हाइड्रोजन है। अब यहां से देखिए इस कार्बन से इस कार्बन पे आएंगे, तो इस कार्बन देखिए पीछे कार्बन इधर भी कार्बन, पीछे कार्बन इधर भी कार्बन, ये है ना इधर कार्बन ये वाला, ठीक है। और 2 यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन। तो अब क्या करें कि देखिए यहां से यहां गए, इसमें भी यहां से यहां गए, यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, सब कुछ सेम मिला। अब इसमें हम यहां से यहां जाते हैं, तो इस कार्बन फिर आगे बढ़ेंगे, तो इस कार्बन पे अब क्या सब दिख रहा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। लेकिन अब यहां से अपना लोग इसमें यहां पे आए, तो क्या दिख रहा है आपको, एक पीछे कार्बन, एक इधर कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे 2 कार्बन, एक पीछे और एक आगे। लेकिन यहां से जब अपना लोग इस कार्बन पे आए, तो इधर भी कार्बन इधर पे, मतलब फिर से यहां से जब यहां आए तो यहाँ पे 3 कार्बन है, लेकिन जब यहां से यहां आए तो यहाँ पर 2 ही कार्बन लगा हुआ। किसका प्रायोरिटी ज्यादा हुआ, ऊपर वाला का नहीं, मतलब इसका प्रायोरिटी ज्यादा हो गया। ये बात आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे पता चला, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आप सिंपल सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहां से यहाँ पे गए तो ये कार्बन देखिए, दोनों देखिए ध्यान दीजिए, ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पे, चलिए ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से 1 हाइड्रोजन, तो सेम प्रायोरिटी है। इसमें इस पे गए, इसमें भी इस पे गए, तो ये कितना से जुड़ा हुआ है बताइए, 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन, तो सेम मिल रहा है। इस पे आइए
तो ये भी 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन से। लेकिन उसके बाद इसमें यहाँ पे आएंगे तो ये कितना से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन और 1 हाइड्रोजन से। इसमें यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना से जुड़ा हुआ है बताइए, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये 2 कार्बन से, तो किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। चलिए अब समझ में आपको आ गया है। तो देखिए हायर प्रायोरिटी वाला अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो गया, ई हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आया। चलिए अब एक दूसरा सवाल लेते हैं, ये पिछला ही था, यही सवाल पीछे समझा रहे थे लास्ट क्लास में। चलिए अब दूसरा एक और सवाल लेते हैं। ये डबल बॉन्ड इधर, यहाँ पे कार्बन, ठीक है, कार्बन से ऑक्सीजन, फिर कार्बन और ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन और चलिए ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे CH, ठीक है, CH3 का होल 2, ठीक है। और यहाँ पर कर क्या देते हैं, CH2CH3। तो आप ध्यान दीजिए कैसे प्रायोरिटी अपना लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम इस कार्बन से देखें तो इस कार्बन से 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी इस कार्बन से 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन अब आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन से 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। चलिए यहाँ पे इसको लिख दें, इस कार्बन से 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसके लिए 1 कार्बन, इसके लिए 1 कार्बन। इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है, 2 कार्बन है और 1 पीछे कार्बन है, तो 3 कार्बन है, 1 यहाँ पीछे कार्बन है। अगर इस कार्बन पर देखें तो 2 हाइड्रोजन है, 1 पीछे कार्बन है और 1 आगे कार्बन। तो किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा बताइए। यहाँ पर देखिए इस कार्बन पर अगर देखें तो 3 कार्बन है, इस कार्बन पर 2 ही कार्बन, तो इसका प्रायोरिटी, ऊपर वाला प्रायोरिटी ज़्यादा हुआ। तो ये हो गया यहाँ पे हायर प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है। अब थोड़ा सा इस साइड आइए, तो इस साइड आइएगा तो इस कार्बन से इधर ये कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से देखिए ये इस कार्बन से कितना चीज जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन, यहाँ पर इससे 1 कार्बन, इससे इधर 1 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन, इधर 1 कार्बन, इधर 1 कार्बन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन। तो अब आगे बढ़ेंगे तो आगे इधर कार्बन है, इधर ऑक्सीजन, तो किधर जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पे आइए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे है, तो यहाँ ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, पीछे कार्बन, इसमें पीछे कार्बन, आगे कार्बन, यहाँ पर भी आगे कार्बन, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ पे आइए इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पे, तो यहाँ पे इस कार्बन पे आएंगे, तो इस कार्बन से पीछे ऑक्सीजन, यहाँ पे पीछे ऑक्सीजन, आगे कार्बन, यहाँ पर भी आगे कार्बन, नहीं। चलिए उसके बाद यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे और इसमें यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ देखिए, तो यहाँ पर पीछे कार्बन, पीछे कार्बन। चलिए यहाँ पे देखिए ये वाला कितना कार्बन जुड़ा हुआ, 2 कार्बन से, ये वाला भी 2 कार्बन जुड़ा हुआ, एक इधर एक इधर। लेकिन उसके बाद ये वाला 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये 1 हाइड्रोजन से 1 ऑक्सीजन से, किसका प्रायोरिटी ज्यादा हुआ, इसका, यस, इसका ये हुआ हायर प्रायोरिटी। तो अब यहाँ पर भी आप ही बताइए कि ये क्या हुआ, हायर प्रायोरिटी सेम साइड है तो जेड। चलिए अब आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको अगर लिखना चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। और फिर अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला रूल है, अभी अपना लोग क्या क्या देखें कि जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो हायर प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे। फिर तब जब उसके बाद देखें कि जब एटॉमिक नंबर सेम हो तो कैसे डिसाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। अब देखिए कि उसके बाद अपना लोग एक और रूल देखे थे कि जब एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम हो तो क्या करेंगे, नेक्स्ट एटम पे जाएंगे, नहीं। तो चलिए इतना तक अपना लोग देख लिए। अब अगला रूल है, अगला रूल क्या है, रूल नंबर 4। अगला रूल है व्हेन मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट। क्या है, व्हेन मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप है, मतलब आर एस से जुड़ा हुआ अगर ग्रुप है और उस ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो तब अपना लोग कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए इस केस में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर C डबल बॉन्ड C है तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, ये रूल है, ये आपको समझिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, पैटर्न क्या है करने का। तो सोचिए अगर इस कार्बन से क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन को लिख देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए आप कैसे करते हैं।
अगर मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी है तो डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन को लिख दिया, और डबल बॉन्ड है तो 2 सिंगल बॉन्ड बना के उससे कार्बन को जोड़ दिए। देखिए क्या किया, ऐसे ही आपको भी करना है। इस कार्बन से डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन जोड़ दिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इस कार्बन से आते हैं तो इस कार्बन से भी कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, कितना है, डबल बॉन्ड है, तो इससे भी हम क्या किए, 2 कार्बन जोड़ेंगे। देखिए तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस कार्बन से भी 2 डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, देखिए एक इधर एक इधर। इस कार्बन से भी देखिए डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन जोड़ेंगे, तो एक तो आगे जोड़ दिए, एक पीछे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर 2 कार्बन बना था तो इससे भी हम एक आगे एक पीछे, इसको इस तरह से लिखना है, ठीक है। चलिए आपको कहीं पर किताब में ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा कि जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो इससे 2 कार्बन तो एक इधर कार्बन। अब ये कार्बन देखिए, अब इस कार्बन पे ये डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन तो इस कार्बन पे एक तो पीछे एक ऐसे, तो आपको ऐसे भी मिलेगा, ठीक है। तो बस इसको याद रखिए, ये सिंपल लग रहा है। अगला देखिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तब क्या करेंगे, तो उस केस में क्या करें, ट्रिपल बॉन्ड है ना तो इस कार्बन से ना, तो चलिए 3 कार्बन 1 2 3 कर दिया। अब देखिए इस कार्बन से भी ये ट्रिपल बॉन्ड ही है तो इस पर भी 3 कार्बन, तो 1 2 1 तो पीछे, इस पर भी 1 2 1 पीछे, इस पर भी 1 2 और 1 पीछे। इस तरह से अपना लोग को करना है। अगर मान लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ है तब उस केस में क्या कीजिएगा, तो इस कार्बन से क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो 2 ऑक्सीजन जोड़ दिया। अब इस ऑक्सीजन से क्या है, कार्बन जुड़ा हुआ है तो 2 कार्बन, तो एक तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो 2 को बनाना है, एक इधर एक पीछे, इससे भी एक आगे एक पीछे, इस तरह से करना है अपना लोग को, ठीक है। अब चलिए अगला और भी आपको यहीं पे बता देते हैं। अगर मान लीजिए सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो तो उस केस में क्या करेंगे, इस कार्बन से 3 गो नाइट्रोजन को अपना लोग जोड़ देंगे, जोड़ दिया। अब देखिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो नाइट्रोजन से हम क्या करेंगे, 3 कार्बन जोड़ेंगे, तो 1 कार्बन तो पहले से है, 2 कार्बन और बना देंगे, यहाँ पर भी 2 कार्बन और बना देंगे। देखिए कितना इसको ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए ये एक और सी डबल बॉन्ड ओ और एच है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। देखिए इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन को जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन है, यही है ना। देखिए ना इस कार्बन से क्या है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन बना दिया। अब देखिए इस ऑक्सीजन से कार्बन जो है डबल बॉन्ड से तो इसका मतलब 2 गो, तो इससे देखिए 1 कार्बन इधर, इससे भी 1 कार्बन इधर, बस इसको ऐसे लिखेंगे। समझ गए बात को आप, तो चलिए इसको आप लिखिए। आप देखिए इसका यूज कैसे करते वो देखना, अब इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको लिखिए, तो इस वीडियो को पॉज करके लिखिए। तो चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब जो यहाँ पर RRS से मल्टीपल बॉन्ड भी अटैच्ड है नहीं, तो अब इसको अपना लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वही बोले थे ना कि चौथा रूल क्या था, व्हेन मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, तो अब तो मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी नहीं। तो अब इस तरह के सवाल को कैसे अपना लोग सॉल्व करेंगे उसको देखिए। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इस कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन नहीं, तो चलिए उसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इस कार्बन से इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, ठीक है। इससे क्या है, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन 1 2 3, अब पीछे तो कार्बन। अब यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। तो कैसे कीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड है ना तो 3 कार्बन यहाँ पर भी। अब इसके लिए क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से ये भी कनेक्ट है तो इसके लिए भी क्या करेंगे, 3 कार्बन से इसको भी जोड़ेंगे, तो 1 2 1 तो पीछे, 1 2 और 1 पीछे, 1 2 और 1 पीछे, इस तरह से ये है। यहाँ पर ये इस तरह से है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए अभी तक सब कुछ सेम आ रहा है, जितना यहाँ पे है उतना ही आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा नहीं, लेकिन उसके बाद इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पर बात करें 2 कार्बन है ही तो 1 हाइड्रोजन होगा। तो बताइए किसका प्रायोरिटी ज़्यादा आपको देखने लग रहा है, ऊपर वाला का, मतलब नहीं नीचे वाला का। नीचे वाला में 2 कार्बन है, सॉरी नीचे वाला में 2 कार्बन है ना, ऊपर वाला में तो तीनों हाइड्रोजन है। इसमें अगर देखिए तो C से H, C से H, उसके बाद C से H, लेकिन यहाँ पर C से C, तो नीचे वाला का प्रायोरिटी ज़्यादा, मतलब इसका ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप है। समझ में आया ये बात। अगर हम इस साइड देखें इस कार्बन पर, तो इस कार्बन से इधर कार्बन और उससे हाइड्रोजन, उसके बाद अगर देखें तो 2 कार्बन, ठीक है। अब नीचे आइए,
इस तरह से ये कार्बन, यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस पर डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड से है तो 2 कार्बन लगाएंगे, और फिर ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से है तो यहाँ पर भी एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 2 कार्बन, इससे भी 2 कार्बन, इससे भी 2 कार्बन, तो इससे देखिए 2 कार्बन तो लगा दिए, एक और एक ये 2, और फिर इससे 2 कार्बन तो एक पीछे एक आगे, एक पीछे एक आगे। तो बताइए किसका प्रायोरिटी यहाँ पे ज़्यादा है? नीचे वाला का, क्योंकि नीचे वाला यहाँ पर देखिएगा तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एक हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एक हाइड्रोजन। अब आगे देखिए 1 कार्बन, अब बाकी 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन बाकी 3 हाइड्रोजन। लेकिन आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? 1 कार्बन 2 कार्बन, इससे 2 कार्बन जुड़ा हुआ, जबकि इससे एक ही कार्बन जुड़ा है, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। यहाँ पर ये हायर प्रायोरिटी वाला हो गया, ठीक है। तो चलिए अब ये हायर प्रायोरिटी वाला सेम साइड, तो ये क्या हो जाएगा? जेड। बात आपको समझ में आया? चलिए और भी समझ में आ जाएगा, वहाँ पे उसको सॉल्व करते तो और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर क्या है, अगर आप देखिएगा इस कार्बन पर तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो C, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो 3 कार्बन, 3 कार्बन। लेकिन वहीं पर हम इस कार्बन का बात करें, इसका बात करें तो ये ट्रिपल बॉन्ड N से जुड़ा हुआ, तो N से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन, तो यहीं पे क्लियर हो गया किसका प्रायोरिटी ज़्यादा हुआ, क्लियर तो हो गया। इसका ये हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, ठीक है। अगर इस साइड आए तो इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से 2 कार्बन, 1 कार्बन ऊपर, 1 कार्बन ये नीचे वाला, 1 कार्बन लगा दिए, 1 कार्बन पीछे लगा हुआ है। चलिए इसको तो ऐसे दिखाएंगे, इधर ये कार्बन से जुड़ा हुआ पीछे, यहाँ पे अरे आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए ना, यहाँ से कार्बन से इधर, यहाँ से नाइट्रोजन से, तो ये हायर प्रायोरिटी हो गया। तो सेम साइड है तो जेड, ठीक है, सेम साइड है। यहाँ पे देखिए कार्बन से, ये नाइट्रोजन से, तो ये इसका प्रायोरिटी ज़्यादा, आगे नहीं देखेंगे तब, तो ये सेम साइड है तो जेड होगा। अब इसको देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कार्बन के बारे में बात करें तो 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है क्योंकि डबल बॉन्ड है। यहाँ पर बात करें इस कार्बन का, डबल बॉन्ड है तो 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन 1 ऑक्सीजन पहले से, तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया, ये हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ये क्लोरीन से, ये कार्बन से, तो ये हायर प्रायोरिटी हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड है तो ई। तो चलिए ये सब आपको क्लियर हो गया, ई जेड क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपना लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नंबर, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब स्टार्ट करते हैं, तो इसको लिखिए आप तेज से, चलिए वीडियो को पॉज करके लिखे थे। तो चलिए अब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं कि कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, आइसोमर को अपना लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारा इसमें डबल बॉन्ड है, डॉट डॉट दे दिए, मतलब कि ये भी नहीं पता है कितना डबल बॉन्ड है, ठीक है। मतलब इस केस में या तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की संख्या इवन होगा या फिर ओड होगा, नहीं। चलिए तो अब एक चीज, उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इवन है या ओड है। अब क्या किए कि यहाँ पर इसको 2 केस में बांट दिए। एक केस में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इंड ग्रुप आप देखें तो इंड ग्रुप टर्मिनल पे यहाँ पे R1 है और यहाँ पर R2 है, ठीक है। तो 2 ही चीज आ सकता है, या तो R1 और R2 दोनों सेम होगा या R1 और R2 डिफरेंट होगा, बस यही ना आ सकता है। तो चलिए पहला देख लिए कि अगर R1 और R2 क्या हो, डिफरेंट हो, यानी कि बोथ इंड्स ग्रुप आर डिफरेंट। अगर डिफरेंट होगा तो अनसिमेट्रिकल होगा, मतलब अगर बीच से आप कट भी करना चाहिए तो सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। इधर कुछ और इधर कुछ और, क्योंकि R1 और R2 ही सेम नहीं है, तो अनसिमेट्रिकल। उस केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो हो जाएगा 2 के पावर n। ये आपको याद रखना है। किस केस में? अनसिमेट्रिकल केस में क्या होगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा, 2 के पावर n। n क्या है? n वो साइट है जहां जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको शो करेगा, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ साइट वेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जहां पे पॉसिबल है, n वो नंबर को बताता है, n उस साइट को बताता है। दूसरा, अभी तो डिफरेंट था ना, एक ऐसा केस आएगा जब क्या होगा, R1 और R2 दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम के केस में हम बोलेंगे क्या है, सिमेट्रिकल है। और इस केस में जो अपना लोग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पता करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर p-1, ठीक है। अनसिमेट्रिकल के केस में 2 के पावर n, सिमेट्रिकल के केस में 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर p-1,
ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है कि n और p क्या है, तो n के बारे में तो आपको पता ही है, n क्या है, नंबर ऑफ साइट वेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। p क्या है, उसके लिए अपना लोग इसको दो केस में बांट दिए हैं। p अगर मान लीजिए n इवन होगा तो p बराबर n/2 होगा, और n ओड होगा तो p बराबर n+1/2 होगा, क्योंकि जब ये ओड होगा तो एक और जोड़ेंगे तो इवन होगा, तब 2 से डिविजिबल हो जाएगा, इसीलिए ऐसा किए हैं। ये चीज और आपको क्लियर होगा सवाल से, तो चलिए आप सवाल करते हैं और उससे ये क्लियरिटी करते हैं इसमें, ठीक है। कितना क्लियर होगा देखिए, जैसे मान लीजिए एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पे, क्या चीज कि ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 देख रहे हैं यहाँ पे। अब इससे अपना लोग इस केस 1 और केस 2 से इसको रिलेट करते हैं। अच्छा एक चीज देखिए, ये यहाँ पे क्या है R1, ये क्या है R2, R1 और R2 दोनों सेम है, बिल्कुल है। यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, R1 R2 सेम है, बहुत बढ़िया। अच्छा R1 R2 सेम, R1 R2 सेम, तो क्या हो गया अपना लोग को ये केस 2 आ गया। केस 2 में जब सेम है तो चलिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला, 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर p-1, ठीक है। n क्या है, वो साइट है जहां पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जहां पे शो करेगा, तो n देखिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो इसी डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में शो करेगा, तो n बराबर क्या मिला आपको 1 मिला, क्योंकि एक ही को डबल बॉन्ड है ना। चलिए अच्छा, अब ये ओड है कि इवन है, 1 ओड है। ओड के लिए कौन सा फॉर्मूला है, n इज ओड, तो p बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर p बराबर क्या हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो n कितना है 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। p भी पता चल गया, n भी पता चल गया, तो इस फॉर्मूला पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा gi बराबर क्या हो जाएगा 2 का पावर n बराबर 1-1 प्लस 2 का पावर p-1, तो p कितना है 1, तो 1-1 क्या आ गया 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0, और आप जानते हैं किसी भी संख्या पे पावर 0 रहता है तो 1, तो कितना आया 2 आया। मतलब इसका कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा 2 बनेगा, ठीक है। कौन कौन बनेगा, तो वो तो सिंपल है, देखिए इसको हम फॉर्मूला पे बता दिया आपको, फॉर्मूला से है नहीं तो वैसे भी ये बहुत सिंपल है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ देखिए, तो ये एक बार ये दोनों ग्रुप एक साइड हो जाएगा, एक बार अपोजिट साइड, मतलब ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, एक बार दोनों एक साइड है इस साइड, ठीक है, और एक बार अपोजिट साइड, तो क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और अपोजिट साइड CH3, इस तरह से। तो चलिए एक सिस, ये क्या है सिस, और ये क्या है ट्रांस, ठीक है, तो सिस और ट्रांस बना। तो चलिए पहले आप लोग इसको लिखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए तो इसे, तो चलिए अब इस सवाल को देखते हैं और इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है और इधर एक ग्रुप है और इस साइड एक ग्रुप है, ये है इथाइल ये है मिथाइल, यानी कि R1 और R2 अभी क्या है डिफरेंट है, R1 नॉट इक्वल टू R2, तो इसका मतलब ये कौन सा केस हुआ अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल केस में क्या था कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है 2 के पावर n, ठीक है, तो 2 के पावर n, तो n कितना है यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, तो 2 के पावर यानी कि यहाँ पर कितना होगा 2 होगा। चलिए ये तो ठीक है, देखना है कौन सा 2 होगा। चलिए कैसे 2 हुआ, तो देखिए ये CH3 फिर डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर CH3 ऐसे हुआ, एक क्या होगा, एक तो ये और दूसरा क्या होगा CH3 डबल बॉन्ड CH3, एक ये मतलब ये सिस और दूसरा ट्रांस, यही ना होगा। ओ सॉरी C2H5 है ना, तो यहाँ पर लिखिए Me, यहाँ पर Et मिथाइल इथाइल, ये क्या हुआ मिथाइल और इथाइल, यही केस बनेगा। चलिए अब इसमें देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा वो बताइए, n बराबर 2 होगा, क्यों, एक तो यहाँ पर दूसरा यहाँ पर, ठीक है।
अच्छा अब देखिए, अच्छा ये बताइए R1 बराबर R2 है या डिफरेंट है, ये बताइए। तो यहाँ पर भी क्या है, CH3 है, यहाँ पर भी क्या है, CH3 है, मतलब R1 बराबर R2 है, सेम है। चलिए सिमेट्रिकल, ये क्या आ गया, सिमेट्रिकल वाला केस आ गया। और सिमेट्रिकल वाला केस में फॉर्मूला का क्या होता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर p-1। तो अब बताइए p कैसे कैलकुलेट करते हैं, p बराबर n/2 होता है जब n बराबर इवन, तो n बराबर क्या है 2, इवन है तो p बराबर n/2 होगा, यानी कि 2/2 यानी कि 1। ठीक है, चलिए n और p भी आ गया तो फॉर्मूला पे रख दीजिए। तो जब आप फॉर्मूला पे रखिएगा तो क्या आएगा, 2 का पावर n-1 2 - 1 प्लस 2 के पावर p-1, p कितना 1 - 1, तो क्या आया बताइए, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 कितना 2 और 2 के पावर 0 कितना 1, यानी कि टोटल आएगा 3। टोटल कितना आया, 3 आया। चलिए अब उसको देखते हैं कि टोटल 3 कैसे होगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, पहले इसको लिखिए, ठीक है, पहले इसको लिखिए और फिर इसको बताते हैं आपको कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको पॉज करके लिख लीजिए तेज से। चलिए लिख लिए, मिटा दें, चलिए ठीक है। आया कितना वो याद है ना, 3 आया है, और 3 कैसे होगा वो अब देखना है अपना लोग को। चलिए देखिए, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड, फिर क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ गया CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड और फिर CH3, यही है ना। देखिए तो CH3, ध्यान दीजिए यहाँ पे CH3 CH, ये क्या है CH, फिर डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और फिर ये CH3, ये दिख रहा है यहाँ पर। देखिए ये भी सिस, ये भी सिस, ऐसा है ना। चलिए एक हुआ, दूसरा देखते हैं, सिस, अब ये देखते हैं, देखिए ये क्या है सिस, ये क्या है ट्रांस। ठीक है, अब दूसरा देखिए, तीसरा, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये अभी सिस था, इसको अभी ट्रांस कर दिए, ये ट्रांस था, इसको ट्रांस ही रहने दिए, ये हुआ। अच्छा आप बोलिएगा कि सर ऐसा कीजिए कि इसको ट्रांस कीजिए, इसको सिस कीजिए, नहीं आप बोल सकते हैं कि ऐसा कीजिए चौथा नंबर में कि इसको ट्रांस और इसको सिस, यही ना, ये ट्रांस और ये सिस, ये ट्रांस और ये सिस। तो आप देखिए ये किसी से मैच कर रहा है, वो देखिए तो किससे मैच कर रहा है बताइए, 2 नंबर से, देखिए 2 नंबर से मैच कर रहा है, इसमें भी ट्रांसिस उसमें भी ट्रांसिस। ठीक है, चलिए नहीं होता है, आपको नहीं पता चला तो एक काम कीजिए, आप नंबरिंग करके देख लीजिए कि दोनों सेम है कि नहीं है। आप देखिए नंबरिंग कीजिएगा तो यहाँ से दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ से दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड, यहाँ से भी दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड, तो ट्रांस कितना नंबर पे आ रहा है 2 नंबर पे, और सिस कितना नंबर पे आ रहा है 1 2 3 4 नंबर पे सिस आ रहा है, 1 2 3 4 नंबर पे सिस आ रहा है, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये दोनों सेम है तो ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। देखिए हम कैसे करते वो समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे क्या हो सकता है, सिस हो सकता है और ट्रांस हो सकता है, इसके केस में यही ना हो सकता है। अब इसके लिए देखते हैं, जब ये सिस होगा तो ये वाला सिस भी हो सकता है, और जब ये सिस होगा तो ये वाला ट्रांस भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा बात, जब ये ट्रांस होगा तो ये वाला सिस भी हो सकता है, और जब ये ट्रांस होगा तो ये वाला भी ट्रांस हो सकता है। ठीक है, तो क्या सब आया, एक आया सिस सिस, नहीं सिस सिस आया, सिस ट्रांस आया, ट्रांस सिस आया, ट्रांस ट्रांस आया, नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे ये सिस ट्रांस और ये सिस ट्रांस, ये दोनों तो मैच कर गया, तो यहाँ से एक ही आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, इसीलिए टोटल 3 हुआ। ठीक है, हाँ एक बात और, यहाँ पर इंड ग्रुप सेम है इसीलिए 3 आया, अगर इंड ग्रुप सेम नहीं रहता तो ये दोनों भी डिफरेंट हो जाता, वो अगला केस में अपना लोग देखेंगे। तो पहले इसको लिखिए कैसे हुआ वो तो पता चल गया, इसको लिखिए और फिर अपना लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। लिख लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए एक सवाल बनाइए तो अपना आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर दे रहे हैं।
यहाँ पर CH2 CH3 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आप लोग इसको बनाइए। चलिए बना लिए होंगे आप लोग। ध्यान दे देते यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर क्या है C2H5 है, मतलब कि R1 और R2 क्या है डिफरेंट है। मतलब कौन सा केस है, अनसिमेट्रिकल वाला केस है। नहीं, अच्छा अनसिमेट्रिकल वाला केस में क्या होता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होता है 2 के पावर n। ठीक है, और n का वैल्यू कितना है 2, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4। अब अपना लोग को देखना कि ये 4 बनेगा कैसे। नहीं तो चलिए यहाँ पर क्या है मिथाइल, मिथाइल से जुड़ा हुआ है क्या चीज CH, उससे जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड CH, देखिए ना जुड़ा हुआ ना, फिर उससे भी जुड़ा हुआ है क्या चीज CH। तो अब क्या करते हैं कि इसको ऐसे कीजिए CH, फिर डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और फिर इथाइल, इथाइल के लिए ET। ऐसे ही बनेगा। एक तो ये बन गया, ध्यान दीजिए आप लोग, एक तो ये बना, यहां पर ये क्या है, ये वाला ट्रांस है, ये वाला सिस है ना। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा, दूसरा ऐसे 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 ऐसे, देखिए ये क्या है मिथाइल, ये क्या है डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये क्या है इथाइल। तो यहां पर ये क्या है ट्रांस, ये भी क्या है ट्रांस, ये ट्रांस था तो सिस बना, ट्रांस है तो ट्रांस बना। अब क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, इसको सिस करेंगे, इधर सिस ट्रांस करेंगे। ध्यान दीजिए मिथाइल ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर मिथाइल ये इथाइल, यहां पर मिथाइल ये इथाइल। ध्यान दीजिएगा क्यों अब की बार चारों डिफरेंट है। यहां पर क्या बना ट्रांस ट्रांस ट्रांस, सॉरी ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस, ये ट्रांस है तो ये सिस हुआ, फिर ये ट्रांस है तो ये ट्रांस हुआ। अब देखिए ये सिस है तो यहां पर भी सिस हुआ, यहां पर सिस है तो ट्रांस हुआ। अब आप बोलिए सर अब की बार ये ट्रांसिस ट्रांसिस सेम है या नहीं है, देखिए हम बोलेंगे कि नहीं सेम है। क्यों, क्योंकि अब की बार जो सिस है वो इथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर जो सिस है वो मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा ये ऐसे देखिए ट्रांस जो है वो किसके बीच में, मिथाइल ट्रांस वाला से मिथाइल, यहाँ पर ट्रांस वाला से इथाइल, तो दोनों क्या है डिफरेंट है। अब की बार नहीं, मतलब चारों डिफरेंट डिफरेंट है। तो चलिए इसको आप लोग लिखिए, फिर आप आगे करते हैं। ठीक है, चलिए उसको सॉल्व कीजिए और फिर अगला सवाल ले लेते हैं। इसको आप लोग बना के देखिए तो चलिए कितना हो गया, चौथा सवाल होगा ना। चलिए इसको देखिए तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और इधर Cl, ये वाला बनाइए आप लोग। ठीक है, और चलिए तब तक आगे बढ़ते, इसको आप लोग बनाइए कैसे। देखिए अभी तो ये मतलब आसान था, अभी आप स्ट्रक्चर से भी बना लिए। अब देखिए ज़्यादा हो जाएगा डबल बॉन्ड का संख्या तो आप स्ट्रक्चर से नहीं बना पाइएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और इधर CH3। अच्छा इसको बनाने के लिए आप देखिए कैसे कीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं आप लोग, सिर्फ फॉर्मूला लगाने के लिए सीख जाइए, सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए n बराबर कितना है वो बताइए पहले, 1 2 3, n बराबर 3। अच्छा R1 और R2 बराबर है या नहीं है वो बताइए। यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर क्या है CH3, मतलब ये बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में ये सिमेट्रिकल के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना होता है बताइए, 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर
P-1। अच्छा यहाँ पर P कैसे निकालिएगा, ओड है तो ओड के केस में क्या करते हैं n+1/2, तो 3+1/2 यानी कि 2 आएगा। तो फॉर्मूला आप लोग लगा कर निकाल लीजिएगा। चलिए छठा सवाल ये बनाइए तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे, चलिए इसके लिए देखिए तो इसको कैसे बनाइएगा आप लोग, तो यहाँ पर देखिए। अच्छा पहले ये देखिए कहाँ कहाँ आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिख रहा है, एक तो यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, यस याद है आपको साइक्लोएल्केन में भी तो शो करता है ना, दोनों ग्रुप डिफरेंट है ना, बताइए। तो यहाँ पर भी शो करेगा नहीं, तो यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर कहाँ कहाँ शो करेगा वो देखिए। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, अभी इसको हटा देते, पहले अभी सिंपल बना देते हैं। देखिए तो अभी शो करेगा ये, शो करेगा। देखिए इस कार्बन पर भी डिफरेंट ग्रुप है, इस कार्बन पर भी डिफरेंट ग्रुप है, तो शो करेगा, बिल्कुल करेगा। तो देखिए यहाँ पर शो करेगा, मतलब इसके अबाउट भी शो करेगा। तो टोटल n बराबर कितना हो गया बताइए, n बराबर 3 हो गया। अच्छा R1 R2 बताइए सेम है या नहीं है, R2 यहाँ पर क्या है, R1 क्या है CH3, R2 क्या है देखिए तो ये वाला R2 है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट तो शो करता नहीं, तो R2 ये, तो R1 R2 क्या है, डिफरेंट है। तो R1 R2 डिफरेंट रहता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बताइए, क्या लगेगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना हो जाएगा 2 के पावर n। तो इस पे आप लोग बना लीजिएगा। अच्छा इसको बना लिया आप लोग, देखिए तो इसको बनाए हैं, बताइए तो इसे बना लिए होंगे इसको भी आप लोग। चलिए तो अब और आगे बढ़े, चलिए ये बना लिए होंगे ना। यहाँ पर क्या है R1 R2 डिफरेंट है और ये n बराबर 2 है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। चलिए अच्छा एक अगला सवाल कितना हो जाएगा, 7वां नंबर ना। चलिए चलिए यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH CH3। चलिए इसमें आप लोग बताइए तो कितना होगा, देखिए। अच्छा यहाँ पे शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा, इस साइकिल के रिस्पेक्ट में शो करेगा, बिल्कुल करेगा। तो n बराबर कितना आया, 2 आया। अच्छा सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल, देखिए इसका टर्मिनल देखिए R1, इसका टर्मिनल देखिए ये R2, डिफरेंट है टर्मिनल नहीं, तो R1 नॉट इक्वल टू R2, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए, 2 के पावर n बराबर नहीं, क्या निकलेगा, नंबर ऑफ Gi बराबर क्या होगा 2 के पावर n। ये भी हो गया आपसे। चलिए अच्छा अगला सवाल देखिए 8 नंबर में, बना लीजिएगा आप लोग, कंप्लीट उसको कीजिएगा अपना, ठीक है। चलिए इस सवाल देखते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH CH3, अगर यहाँ पर देखें तो CH डबल बॉन्ड CH CH3, बताइए इसमें कितना होगा। देखिए इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में शो करेगा, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में शो करेगा, इस साइकिल के रिस्पेक्ट में शो करेगा। अच्छा अब देखिए टर्मिनल ग्रुप यहाँ पर क्या है CH3, इसको R1 मानिए, अगर R है तो इस साइड टर्मिनल ग्रुप क्या है CH3, इसको R2 मानिए, और इस केस में क्या है R1 बराबर R2 है, मतलब ये सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल केस में क्या होता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यही होता है ना, 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर p-1। n कितना है 1 2 3, n बराबर कितना है 3, तो p बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, n+1/2। तो सारा कुछ आपको बता दिया, आप इस फॉर्मूला पे निकाल लीजिएगा नहीं। तो चलिए ये भी आपको हो गया। चलिए अब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं जहां पे आपका फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए उस तरह के स्ट्रक्चर को देखते हैं, पहले आप इसको लिखिए। चलिए लिख लिए, मिटा दें, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं जहां पे आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा।
चलिए देखें तो, जैसे पहला देखिए ट्रायंगल है, इधर भी Cl Cl Cl। आप इसमें बताइए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें बताइए तो कोशिश कीजिए एक बार, फिर बताएंगे ही। चलिए दूसरा Cl 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 Cl, ठीक है, एक ये हो गया। चलिए पहले ये दोनों को सॉल्व करते हैं फिर आगे लिखते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप देखिए तो, इसके लिए देखिए तो एक बार क्या हो सकता है बताइए तो, एक बार ऐसा हो सकता है कि ये तीनों ग्रुप क्या हो, बोर्ड के बाहर हो। अगर अपना लोग इस साइकिल को बोर्ड के प्लेन में माने तो एक केस में क्या हो सकता है, तीनों बोर्ड के बाहर, मतलब कि ऐसे बोर्ड के बाहर के लिए यही ना दिखाते, यही लाइन दिखाते बोर्ड के बाहर के लिए, नहीं तीनों जगह क्या लगा हुआ है Cl। एक तो ये होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा कि तीनों का तीनों ग्रुप बोर्ड के अंदर हो जाए, नहीं बताइए, एक बार ये एक बार ये, नहीं ये वाला नहीं होगा। देखिए कैसे, अरे ये तीनों बाहर है ना, उसी को उल्टा दीजिए तो तीनों अंदर चला गया ना, तो दोनों स्ट्रक्चर तो सेम है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है। देखिए एक बार तीनों बाहर है, उसी को आप उल्टा दीजिएगा, तीनों अंदर चला जाएगा ना, मतलब सेम स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। मतलब कि ये दोनों सेम है, या तो ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों का मीनिंग एक ही है, तो कोई एक लिखेंगे अपना लोग, ठीक है। अच्छा दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तो ये बना, ये नहीं बना, ये सेम है। चलिए इसको ए लिखते, ए बी नंबर में बनाते हैं। एक बार क्या करते हैं कि एक को तो बाहर कर देते हैं, ठीक है, एक को बाहर कर दिए और इस दोनों को अंदर कर दिए, ठीक है, इस दोनों को क्या कर दिए, अंदर कर दिए। एक बार ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक बार क्या किए, एक बार बाहर कर दिए और एक बार अंदर कर दिए, ठीक है। और कुछ बनेगा बताइए, अब तो कुछ नहीं बनेगा। चलिए तो अच्छा एक काम कीजिए, यहां पर जो ये काम किए हैं तो इसको ऐसा कीजिए तो, यहां पर ये ट्रायंगल, ठीक है, ये बाहर था ना, ठीक है, इसको अंदर कर देते हैं, ठीक है, इसको अंदर कीजिए, ये अंदर है ना, इसको बाहर कीजिए, ये भी अंदर है तो इसको भी बाहर कीजिए, Cl Cl। तो आपको क्या लग रहा है कि ये और ये डिफरेंट है या सेम है बताइए। देखिए देखिए क्या है, ये बाहर है, ये दोनों अंदर है, उसको उल्टा दीजिए, जैसे ही आप उल्टाइएगा तो क्या होगा, सेम हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे यही वाला बनेगा, मतलब ये और ये दोनों सेम है। चलिए तो मतलब कि अभी दो बना, आपके दिमाग में आ रहा है कि सर तीनों बाहर है तो तीनों अंदर कर देंगे तो वो दोनों सेम बन जाएगा। एक बाहर है और क्या किया आप, दो अंदर कर दिए, तो उसके बाद आप सोचिए सर एक काम करते हैं ना, दो को बाहर कर लेता हूँ, दो को बाहर कर लीजिए, एक को अंदर कर दिए तो सेम ही बना ना, ये दोनों तो सेम ही है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कितना बनेगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इस केस में बनेगा 2, ठीक है। ये आपको खुद से दिमाग लगा के करना पड़ेगा, इसमें कोई मतलब फॉर्मूला काम नहीं करेगा यहाँ पे। चलिए इसको देखते हैं। देखिए एक केस क्या होगा, एक केस चारों बाहर हो जाएगा, नहीं एक केस में 3 को बाहर करेंगे, एक केस में 2 को बाहर करेंगे। देखते हैं बना करके। चलिए इसमें बनाते हैं, एक बार क्या करेंगे, चारों को बाहर, इसके लिए ये साइन दिखाते हैं ना। चलिए Cl 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 Cl, चारों बाहर है। दूसरा 3 को बाहर कीजिए आप, ठीक है, एक अंदर, इसको बाहर बाहर बाहर, ठीक है, ऐसा कर दिया। अब की बार क्या करते हैं, 2 को बाहर करते हैं, Cl Cl और 2 को बाहर किए ना, यहां देखिए Cl और Cl, 2 बाहर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और केस बन सकता है ना कि अभी देखिए ये दोनों जो बाहर वाला है दोनों अगल बगल में है। अब की बार क्या हो जाएगा, दोनों डायगोनल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे ही हो सकता है, देखिए ये ऐसे
और एक बाहर वाला यहाँ पे, एक बाहर वाला यहाँ पे, अंदर वाला और अंदर वाला, Cl 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 Cl। क्या ये दोनों सेम है? इसमें भी 2 गो बाहर में है, इसमें भी 2 गो बाहर में है, दोनों सेम है? नहीं, यहाँ पे दोनों बाहर वाला एक के अगल बगल में है, एडजेसेंट है, यहाँ पे डायगोनल है, अपोजिट में है, ठीक है। चलिए तो ये दोनों डिफरेंट है। अभी क्या को बना, 1 2 3 4। अभी यहाँ पे क्या किया, ध्यान दीजिए, 4 बाहर, 3 बाहर, 2 बाहर, 2 बाहर। आप बोलेगा सर एक को बाहर रखिए, तो एक बाहर रखेंगे तो इसका मतलब 3 अंदर। तो देखिए ये वाला केस है ना, इसको उल्टा दीजिए, 3 अंदर चला जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, तो आप नहीं बना सकते। तो इसमें इस केस में कितना बना, 4 बना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का संख्या 4। तो चलिए इसको भी आप लोग लिखिए तेजी से। चलिए लिख लिए। चलिए उसके बाद आपको और भी कुछ स्ट्रक्चर बताते हैं। चलिए इसको मिटा दें। इस सब में फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा, ठीक है, तो आप खुद से यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इसमें अब इससे ज्यादा भारी आपसे पूछेगा भी नहीं, तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। वैसे नीट में ये पूछने का ज़्यादा चांस नहीं, आपको हो सकता है एम्स में पूछे या जेईई मेन सब में पूछे। चलिए और ये सवाल देखिए, तो ये और ये वाला बनाइए, ठीक है, एक ये हो गया। चलिए ये और ये वाला भी बनाइए, ठीक है। इसका आपको बताना है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा। चलिए इन सब का आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं पे पॉज करते हैं। चलिए आप लोग लिखिए तो इसे, चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए और फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए आप लोग इन सब सवाल को बना के लाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब सवाल तो आपको मतलब यहाँ पे बता दिए कि इसका 4 बनेगा, इसका 8 बनेगा, तो आप बना के देखिएगा कितना बनता है कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पर 2 और दे दिए हैं, इसमें भी आप लोग बना के देखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा क्या, लग जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर भी फॉर्मूला लग जाएगा, तो आप फॉर्मूला के हेल्प से यहाँ बना के लाइएगा। और अब अपना लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी आपको जो भी चैप्टर है 12th का, उन सब चैप्टर में आपको काम आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे अब कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहले आप लोग इसको लिखिए थे इसे। तो चलिए अब अपना लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज है ज्योमेट्रिकल आइसोमर का स्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। ये वाला देखिए, ये सिस और ये ट्रांस एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है। ये सिस फॉर्म और ये ट्रांसफर, तो अगर इस दोनों फॉर्म में देखेंगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप सिस में देखिएगा, तो सिस में देखिए यहाँ पर CH3 बल्कि ग्रुप है, ये CH3 भी बल्कि ग्रुप है, तो बल्कि ग्रुप RRS के सेम साइड है, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस L1, ये डिस्टेंस क्या है, इसके बीच का ये डिस्टेंस क्या है, L1। और यहाँ पर देखिए बल्कि ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड, ये डिस्टेंस क्या हुआ, L2। डिस्टेंस तो डिफरेंट है, ये तो पहले अपना लोग पढ़ चुके हैं। अब बात आता है कि यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस कम है या ये डिस्टेंस कम है। तो आप बोलेगा सर यहाँ पर L1 जो है कम है और L2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, लेस है। बल्कि ग्रुप जब सेम साइड है तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और डिस्टेंस कम हो जाता है तो ये बल्कि ग्रुप एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बल्कि ग्रुप अगर सेम साइड होगा तो डिस्टेंस लेस हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। नहीं, एक दूसरे को रिपेल करेगा तो स्टेबल थोड़े है वो, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अगर बल्कि ग्रुप सेम साइड होगा तो लेस डिस्टेंस हो जाएगा ग्रुप बल्कि ग्रुप के बीच में, लेस डिस्टेंस होगा तो ज़्यादा रिपल्सन होगा, ज़्यादा रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। वही यहाँ पर देखिए बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड है तो मोर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, मोर डिस्टेंस होगा तो लेस रिपल्सन होगा, लेस रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी मोर,
स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जनरली जो है ट्रांस जो है ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से। आप ये कह सकते हैं, क्या बोले? जनरली ट्रांस का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है सिस के स्टेबिलिटी से। ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा चलिए, अब अगला प्रॉपर्टी है डायपोल मोमेंट। ये डायपोल मोमेंट आप केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में भी पढ़े होंगे। तो डायपोल मोमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायपोल मोमेंट बराबर होता है चार्ज इनटू उसके बीच के डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर है प्लस चार्ज और एक यहाँ पे माइनस चार्ज है, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं d है, ठीक है? तो क्या होगा, और इस पर चार्ज क्या है q, तो दोनों के बीच का चार्ज ऑन एटम इनटू बीच का डिस्टेंस, यही होता है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, देख रहे हैं प्रोडक्ट है ना, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। क्या बोल सकते हैं कि डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, ठीक है? जहां पर ये Q क्या है? चार्ज ऑन एटम, एटम पर कितना चार्ज है वो चार्ज को बताता है, और D क्या है? उसके बीच का डिस्टेंस, एटम के बीच का डिस्टेंस। ये बात आपको समझ में आया? चलिए दूसरा बात, ये तो ठीक है, ये तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये ठीक है D। अब बात आता है कि सर डायपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। डायपोल मोमेंट क्या है? एक ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन इसका किधर से किधर होगा? तो इसका डायरेक्शन हमेशा आप याद रखिएगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। किधर? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को ऐसे दिखाते हैं, ये एरो और फिर उसको कट कर दिए। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। या ऐसे भी कह सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ। ये भी आप कह सकते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ, ठीक है? चलिए अब दूसरा बात, डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है उसको डीबाई बोलते हैं या कूलम मीटर बोलते हैं। देखिए कैसे, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, तो कूलम मीटर बोलेंगे। अच्छा, चार्ज का सीजीएस यूनिट ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट CM, तो ESU सेंटीमीटर भी बोलेंगे, ठीक है? और एक तो डीबाई है ही। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं किसका डायपोल मोमेंट यहाँ पे है या नहीं है, ठीक है? और है तो किसका ज़्यादा हो सकता है, किसका कम हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कार्बन कैसा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। ध्यान दीजिए, एक कार्बन है यहाँ पर, एक कार्बन है sp3, दूसरा कार्बन है sp2। क्या बोले? एक कार्बन है sp3, दूसरा कार्बन है sp2। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? sp2 वाला। sp2 ये है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर होगा बताइए? यस, यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर से इधर होगा, ठीक है? चलिए अच्छा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन है, इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये sp3 कार्बन, ये sp2 कार्बन, तो किधर होगा? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा। ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या ये कैंसिल हो रहा है? ध्यान दीजिए, इधर से इधर अगर हम बात करें तो इधर आ रहा है कार्बन, इधर आ रहा है, एक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक इधर है, ठीक है, और दूसरा इधर अपोजिट है। तो ये दोनों अपोजिट है, ये और ये अपोजिट है, लेकिन इक्वल तो है नहीं कि कट करेगा। ये भी इधर और ये उधर, तो अपोजिट है, ये और ये अपोजिट है, लेकिन कट नहीं कर रहा था। इसका मतलब यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं है। समझ आया ये बात? चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर,
यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर। चलिए यहाँ पर देखिए CH3 से इधर इधर, तो ये दोनों इक्वल भी है, ये और ये इक्वल भी है और अपोजिट भी है तो कट कर रहा होगा, ये और ये भी इक्वल भी है अपोजिट भी है तो कट कर रहा होगा, मतलब यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है। तो अब बताइए किसका ज़्यादा हुआ डायपोल मोमेंट, सिस वाला का ज़्यादा हुआ। तो जनरली यहाँ पर ध्यान दीजिए, जनरली जो है डायपोल मोमेंट ऑफ सिस ज़्यादा होता है डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस से जनरली, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए और फिर कुछ और सवाल करते हैं। अपना लोग इसको लिखे थे इसे तो चलिए अब अपना लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और आप फिजिक्स में क्लास 11 में वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो यहाँ से कोई वेक्टर क्वांटिटी इधर है, ऐसे है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये ऐसे और ऐसे, एक है μ1 और दूसरा है μ2 डायपोल मोमेंट। यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं और हम इसका रिजल्टेंट निकाले तो क्या निकलेगा, ये μr। तो वेक्टर क्वांटिटी का आप रिजल्टेंट निकालने के लिए जानते हैं ना, यस। जैसे मान लीजिए आप अगर यहाँ पे ऐसा रहता, ये कैसा, जैसे मान लीजिए यहाँ से a b और आप इसका रिजल्टेंट r निकालते तो आप क्या फॉर्मूला लगाते बताइए। तो r बराबर क्या लिखते, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही ना, यही होता है वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट ना, बताइए यही होता है ना, यस। तो यहाँ पर ये थीटा क्या है, ये वाला एंगल, ठीक है, मतलब दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच का एंगल है। और ये फॉर्मूला होता है वेक्टर क्वांटिटी के रिजल्टेंट को निकालने का। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट μ1 है और इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट μ2 है और मुझे इसका रिजल्टेंट ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, μr बराबर क्या लिखेंगे, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा, यही लिखेंगे ना, ठीक है। और यहाँ पर थीटा क्या है वो तो आपको पता चल गया, μ1 और μ2 के बीच का एंगल। थीटा क्या है, μ1 μ2 के बीच का एंगल, ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताइए, अगर यहाँ पर केस 1 में देखिए तो आप ध्यान से देखिएगा, 1 में अगर मान लीजिए थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए तब क्या हो जाएगा, ठीक है। थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला पर रख देते हैं। तो μr बराबर क्या निकलेगा बताइए, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2, अच्छा cos थीटा, cos 0 डिग्री बराबर बताइए 1, cos 0 डिग्री बराबर 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब क्या आ गया, μ1 प्लस μ2 का स्क्वायर 2μ1। तो अब देखिए तो ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, किसका, a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर तो रूट भी है तो होल स्क्वायर है तो रूट है तो दोनों गायब हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, μr बराबर क्या आ गया, μ1 प्लस μ2। देखिए यहाँ पर आता है होल स्क्वायर तो वो स्क्वायर और ये रूट गायब हो गया है। तो यहाँ पर आया आपको म्यू रिजल्टेंट क्या आया, μ1 प्लस μ2, दोनों ऐड हो गया, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखिए थीटा जब 0 हो जाएगा दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड तो होगा ही, वेक्टर क्वांटिटी है तो इस केस में ये क्या आया, मैक्सिमम, ठीक है। अब चलिए अगर ऐसा होता केस 2 में ध्यान दीजिए, तो केस 2 में अगर थीटा बराबर 180 डिग्री होता, 180 डिग्री, तो देखिए इस केस में क्या है कि μ1 भी इधर है और इसी केस में μ2 भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इस केस में क्या होता है कि μ1 इधर होता और μ2 इधर होता, नहीं अपोजिट डायरेक्शन में होता। अब वैसे भी आप जानते हैं cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1, तो -1 आता है यहाँ पे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो म्यू आर क्या निकलता है इस केस में, μ1 माइनस μ2, ये निकलता, कोई भी ज़्यादा होगा कोई भी कम होगा तो पॉजिटिव में मतलब घटेगा। तो इस केस में क्या आता है μ1 माइनस 2, इस केस में क्या आ रहा है मिनिमम, ठीक है। मतलब यहाँ से एक चीज़ तो मुझे समझ में आया, पता है क्या समझ में आया, देखिए यहाँ पे अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिए
थीटा इंक्रीज करता है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है बताइए, डिक्रीज करता है। और कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो म्यू आर का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब आप इसको याद रखिए, थीटा बढ़ेगा तो रिजल्टेंट घटेगा, थीटा बढ़ेगा तो रिजल्टेंट घटेगा। इसको याद रख लीजिए इसको, थीटा बढ़ेगा तो रिजल्टेंट घटेगा। ठीक है, चलिए अब इसको कुछ सवाल अब सॉल्व करते हैं। तो समझ में आ गया आपको, सवाल पे अब आते हैं। यहां पर देखिए बेंजीन रिंग से फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और आपको अब बताना है ये कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा या पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, आपको बताना है। तो आप बताइए, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फ्लोरीन का, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, सिंपल है। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज और पहले ये देख लीजिए, ये जो बेंजीन है तो बेंजीन में डायपोल मोमेंट बराबर 0 होता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। चलिए अब यहाँ पे ये देखिए फ्लोरीन की तरफ हो गया, यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट उधर हो जाएगा, ब्रोमीन है तो डायपोल मोमेंट उधर ब्रोमीन की तरफ, यहाँ पर आयोडीन की तरफ। ये सब तो पता है ना आपको, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आयोडीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी Cn, ये Cn ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन से इधर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उधर यहाँ पर देखिए कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो उधर ही होगा। यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उधर, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है। तो यहाँ पर किधर होगा बताइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कार्बन sp3 है, यहाँ पे कार्बन sp2 है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। पता चला आपको? ठीक है, इस केस में आपको बताना है कि डायपोल मोमेंट 0 तो नहीं ना है। देखिए यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर। तो अब देखिए ऐसे जा रहा है तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बीच में ऐसे निकलेगा। देखिए ये ऐसे जा रहा है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, इस बीच में कहीं ना कहीं आएगा, 0 तो नहीं आ रहा है। चलिए सबसे पहले ये पता चला कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, इस केस में भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, इस केस में भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, इस केस में भी नॉट इक्वल टू 0। अच्छा इस केस में देखिए ये डायपोल मोमेंट यहाँ पर इधर, यहाँ पर इधर, मतलब ऐसे जा रहा है तो बीच में कहीं रिजल्टेंट निकलेगा, तो यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट इधर, यहाँ पर डायपोल मोमेंट इधर, अपोजिट है तो कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ इस केस में डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब दूसरा बात देखिए यहाँ पे, अब ये भी कंपेयर कर लेते हैं किसका ज्यादा है किसका कम है। तो यहाँ पर देखिए इसके बीच का एंगल कम लग रहा है या इसके बीच का एंगल कम लग रहा है, ये बताइए। तो आप बोलिएगा सर जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हैं मतलब इसमें एंगल सबसे कम है, इसमें एंगल थोड़ा सा और बढ़ गया, इसमें अपोजिट में आ गया है। मतलब यहाँ से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर थीटा जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो बताइए म्यू आर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यस, तो सबसे ज्यादा म्यू किसका होगा, इसका होगा। ऐसे पता चला आपको? चलिए आप लोग इसको लिखिए, ठीक है, और आज आपको सवाल दे करके उसको छोड़ देते हैं, नहीं तो आप सवाल भी यहीं पे समझ लीजिए। तो सवाल में क्या कीजिएगा, दोनों क्लोरीन को आप लोग दोनों क्लोरीन को CH3 से रिप्लेस कर दीजिएगा सवाल में, समझिए बात को। यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, इस सवाल में देखिए यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3। तो इसमें क्लोरीन को CH3 से रिप्लेस करके उसको आपको सॉल्व करना है, और इसको आप लोग लिखिए। और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, चलिए धन्यवाद।